बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले हिस्से में एम्पेयर्स लॉ को डिफाइन किया था और उसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात की थी। पिछले हिस्से में हमने एम्पेयर लॉ को डिफाइन किया कि फॉर एनी क्लोज्ड लूप द सम ऑफ लेंथ एलिमेंट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू द परमेबिलिटी टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। और इसको हमने सिग्मा बी पैरेलल डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई से रिप्रेजेंट किया था। कुछ एप्लीकेशंस की बात की थी जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्ट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की हमने बात की कर चुके हैं, और इसके साथ साथ हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड की बात कर चुके हैं। अब कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमने बी का फार्मूला जो कैलकुलेट किया था वो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के बराबर था। फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड हमने एक्सप्रेशन जो फाइंड किया वो था B is equal to mu naught Ni, where N is the number of turns per unit length. अब नेक्स्ट हम जो काम करेंगे वो फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आइए अब हम आगे चलते हैं फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड की तरफ। उसके बाद हम टोरॉइड की बात कर लेते हैं। टोरॉइड असल में क्या है? टोरॉइड हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की सर्कुलर सोलिनॉइड है। सर्कुलर सोलिनॉइड से क्या मुराद है कि हम इन दोनों साइडों को आपस में एक सर्कल की सूरत में जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर सोलिनॉइड बन जाती है जिसको हम टोरॉइड का नाम देंगे। मैं इसको बनाने के लिए पहले एक सर्कल दो हम बनाते हैं। अब ये जो सोलिनॉइड है ये अगर हमारे पास करंट इनसाइड ये यहाँ से आउटसाइड है, तो अब ये जो सोलिनॉइड को हमने इस तरीके से बेंड कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, तो ये एक टोरॉइड बन जाती है। अब टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इनसाइड द टोरॉइड मालूम करना चाहें तो उस सूरत में क्या होगा? अब इसके लिए लाजमी तौर पे फिर वही बात कि हमें एक एम्पीरियन पाथ की ज़रूरत होगी जिसमें हम करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वो एम्पीरियन पाथ है जो इसका मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में एक सर्कल बना दिया। सेंटर से इसका फासला अगर r है इस तरह कि इसका इंटरनल रेडियस a के बराबर है, एक्सटर्नल रेडियस b के बराबर है, तो अब हम अप्लाई करेंगे एम्पेयर्स लॉ को टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। अगर देखा जाए तो इस सूरत में फिर वही बात कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ या टर्न डेंसिटी अगर n है तो उस सूरत में n ओवर l टर्न डेंसिटी वो n ओवर l के बराबर होगी। l यहाँ पर क्या है? l असल में यहाँ पे इसकी टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल है वो के जो कि हमारे पास 2 पाई r के बराबर है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं n ओवर 2 पाई r, वेयर r इज दिस वन जो कि हमने इस डिस्टेंस को लिया है। इसका मतलब यह है कि एम्पीरियन पाथ में जो टर्न डेंसिटी बनेगी वो n ओवर 2 पाई r के बराबर बनेगी। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जस्ट हम उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से b डॉट dl ओवर द क्लोज पाथ, अब चूंकि सर्कुलर पाथ है तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ
इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी करंट। अब करंट इनक्लोज क्या होगा? अगर इसके हर टर्न में करंट आई फ्लो कर रहा है तो अल्टीमेटली टोटल करंट हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, हर एक में करंट आई फ्लो कर रहा है तो एन आई करंट होगा, दैट इज इनक्लोज्ड, क्योंकि हमारे पास सारी टर्न इसके अंदर इनक्लोज्ड हो रही हैं। यहां से ये ज़हन में रखना है कि यहां पर जो करंट या एक ही डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रहा है, हम बाहर वाले काउंट नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, बल्कि करंट देख रहे हैं जो यहाँ से बाहर की तरफ हमें आउटवर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर देख रहे हैं तो म्यू नॉट एन आई बेसिकली करंट इनक्लोज्ड है। और इस तरफ अगर हम देखें तो इस पूरे सर्कल के ऊपर बी की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तो इसलिए बी तो कांस्टेंट है और ये डी एल का इंटेग्रल लेंगे हम, तो ये b इंटू 2πr के बराबर बनेगा, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहां से b कैन बी रिटन एज म्यू नॉट एन आई ओवर 2πr। ये जो एक्सप्रेशन है ये जाहिर कर रहा है, पहले हमने जो इसके लिए एक्सप्रेशन मालूम किया था उसमें हमने देखा था कि ये b इज इक्वल टू, इसके लिए जब हम कैलकुलेट कर रहे थे b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर था। यहां पे आप खा यहां पे हो, यहां पे हो या यहां पे हो, b की वैल्यू सेम है, लेकिन इस जगह पे डिफरेंट आ जाएगा। अब यहां पे डिफरेंस देखें अगर कि r डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये है कि इस जगह पे r मिनिमम होगा, जब r मिनिमम होगा तो b मैक्सिमम होगा। यहां पे r की वैल्यू यानी आप ये कह लें कि b एट इनर साइड एट a विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2πa के बराबर होगा। a चूंकि स्मॉल है इस वजह से b की वैल्यू लार्ज होगी, इसका मतलब ये अंदर वाली साइड पर b स्ट्रॉन्गर होगा, जबकि b एट b साइड यानी यहाँ पे इस जगह पे या इस साइड पर b की वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट एन आई ओवर 2π इंटू बी के बराबर होगा। तो b चूंकि a से बड़ा है तो इसलिए आउटर रेडियस है, तो इसलिए हमारे पास b की वैल्यू स्मॉल होगी। अब ये चीज़ जो जाहिर कर रही है, आप यहाँ पे अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर वाले हमारे पास एज है यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा और जैसे जैसे ये बाहर की तरफ जाएगा फील्ड वीक होता जाएगा। तो इनसाइड द टोराइड, टोराइड के अंदर भी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सोलिनॉइड में, सोलिनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म रहता है लेकिन टोराइड में फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो ये हमारे पास आप इसका अगर आप गौर करें कि जो हमारे पास बी और डेल्टा एल की या डी एल की जो डायरेक्शन है वो हर जगह पर सेम ही रहती है, इस वजह से हमने यहाँ से डॉट को ख़त्म कर दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सोलिनॉइड में फील्ड स्ट्रॉन्गर से वीकर होता जाएगा जैसे जैसे हम इनर रेडियस से आउटर रेडियस की तरफ यानी इनर साइड से आउटर साइड की तरफ चलते हैं, लेकिन टोराइड में, लेकिन सोलिनॉइड में ये यूनिफॉर्म ही रहता है। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2πr। और ये टोराइड बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। ये हमारे पास इवन ये जो टेप के हेड्स होते हैं इनके अंदर भी टोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और टोकामाक के अंदर भी ये टोराइड का इस्तेमाल किया जाता है टू कन्फाइन चार्ज पार्टिकल। तो जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ चार्ज मूव करवाने पड़ते हैं तो कन्फाइनमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोराइड। अब इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, वो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को भी हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। अब एक कंडक्टर, अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर लें, एक वायर की बात कर लेते हैं, तो वायर का एक अपना फर्ज करें कि ये हमारे पास, मैं इसका अगर फ्रंट व्यू देखूं तो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है,
अगर हम सपोज कर लें कि करंट डेंसिटी यहाँ पे थ्रू आउट द कंडक्टर कांस्टेंट है, यानी सेंटर से यहाँ तक करंट डेंसिटी अगर सेम ही है, करंट डेंसिटी का मतलब क्या होगा, करंट पर यूनिट एरिया, ये अगर रेडियस इसका आर के बराबर है, तो करंट डेंसिटी अगर इसकी कांस्टेंट है, तो उस सूरत में हम चाहते ये हैं कि इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, फर्ज करेंगे इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि यहां पे इस इंपीरियल पाथ में, जो कि इस पॉइंट पी में से गुजर रहा होगा, करंट कितना इनक्लोज्ड है। अब अगर हम बात करें इसकी के करंट डेंसिटी, जो हम बात कर रहे हैं जे से डिनोट करते हैं, करंट पर यूनिट सर्कुलर एरिया मींस वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है। तो अगर हम इस कंडक्टर में, जिसकी हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, हम इस पॉइंट पी पर मालूम करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो ये हमारे पास सर्कुलर एरिया की बात हो रही होती है। तो इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। अब इसके अंदर सारा करंट नहीं होगा, लाजमी तौर पे ये वाला जो करंट होगा इसके बाहर वाला, ये इसमें इनक्लोज्ड नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएगा। अब अगर ये बाहर निकल जाता है तो सिर्फ हमें ये इनर करंट की बात करनी है। तो इनर करंट मालूम करने के लिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप को साइड पे नज़र आ रहा है कि वही बात एम्पेयर्स लॉ हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, बी इंटू 2πr, बी इंटू 2πr, अगर इसका रेडियस r के बराबर है तो ये हमारे पास इसका लाइन इंटेग्रल बन जाएगा। इसके अंदर जो करंट इनक्लोज होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, अब करंट इनक्लोज के लिए हमें आई मालूम करना है, तो आई इज इक्वल टू जे इंटू 2πr के बराबर होना चाहिए। अब ये जो j इंटू 2πr है, ये r कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पे करंट बात हो रही है हमारे पास करंट डेंसिटी की, तो यहाँ पे πr² के बराबर होगा। πr² का मतलब होगा कि हमने एरिया से डिवाइड करना, सॉरी मैंने पहले लिख दिया था वो सर्कमफेरेंस लिख दिया था, तो πr² के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से j इंटू ये भी लाजमी तौर पे फिर πr² बन जाएगा। अब I की वैल्यू जो इनक्लोज करेगा वो करंट, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, तो अल्टीमेटली अगर रेडियस टोटल कैपिटल R था तो हमारे पास ये इस तरह होना चाहिए टोटल करंट, लेकिन अब चूंकि इसमें जो इनक्लोज्ड एरिया है वो ये होगा, तो म्यू नॉट टाइम्स j इंटू πr² के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास करंट इनक्लोज्ड बाय दिस ब्लैक शेडेड एरिया है। इसका मतलब ये होगा कि b की वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहां से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट j r डिवाइडेड बाई ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, म्यू नॉट j r ओवर 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, अब j करंट डेंसिटी है विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस वन, तो हम यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट जे आर ओवर 2 इंटू, यहां से अगर हम j की वैल्यू लिखें तो I ओवर πr² के बराबर आएगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डिपेंड करेगा R पर कि कितना ये ज़्यादा होता जाएगा। जब ये R कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, मतलब ये कि आप अगर सपोज कर लें कि हम इस पॉइंट P को इस बाउंड्री पर ले आते हैं या इस बाउंड्री से बाहर ले जाते हैं, तो उस सूरत में R की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब ये एग्जैक्टली इस बाउंड्री पर पहुंचेगा तो उस सूरत में R इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। अब अगर R कैपिटल R के बराबर हो जाता है तो B की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट R ओवर 2 इंटू I ओवर πr², एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट I ओवर 2πr के बराबर बन जाएगा।
तो एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ये हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स आई ऑफ 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम म्यू नॉट लिख रहे हैं, हालांकि ये हमारे पास कंडक्टर के अंदर फ्री स्पेस नहीं है, तो इसलिए मुझे चाहिए कि यहाँ म्यू नॉट की बजाय म्यू लिखो। तो इट मीन्स कि जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे म्यू नॉट नहीं लिखना चाहिए, मुझे म्यू लिखना चाहिए। तो B इज इक्वल टू म्यू आई ओवर 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था व्हाट इज दी मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द। अगर सपोज करें कि मैं इसके बाहर, कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट है हमारे पास, यानी इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहूं आउटसाइड द कंडक्टर, तो उस सूरत में ये आर इसके बराबर आ जाएगा। तो जो भी करंट हमारे पास इसके अंदर होगा वो सारे का सारा इसके अंदर इनक्लोज होगा, यानी आई उसके अंदर इनक्लोज होगा। तो हम कह सकेंगे उस वक्त कि ये B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू इंटू आई। अल्टीमेटली B इज इक्वल टू म्यू आई ओवर 2 पाई आर होगा। अब ये R बेसिकली यहाँ सेंटर से इसका फासला है, या ये फासला है R। अब इस सूरत में भी आप गौर करें कि अगर R को हम कम करते जाएं, R को कम करते करते इस पॉइंट पर ले आए, मतलब व्हेन R अप्रोचेज टू कैपिटल R, यानी रेडियस ऑफ द कंडक्टर हो जाए, तो ये हमारे पास B अगेन म्यू आई ओवर 2 पाई आर के बराबर ही बन जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये आप अंदर से बाहर की तरफ सरफेस पर पहुंचे या बाहर से अंदर की तरफ सरफेस पर पहुंचे, दोनों सूरतों में B की वैल्यू सेम आती है। सो इनसाइड द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड B इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम इससे सेंटर से अवे होते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू R बढ़ रहा है तो B की वैल्यू भी बढ़ रही है, और जब R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाती है तो B की वैल्यू ये इसके बराबर आ जाती है। लेकिन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर जब हम R की वैल्यू को कम करते जाएंगे, R की वैल्यू कम होती जाएगी तो B की वैल्यू बढ़ती जाएगी। R की वैल्यू कम होने का मतलब B की वैल्यू बढ़ रही है, और जब वो सरफेस पर पहुंचेगा तो R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होने की सूरत में अगेन वैल्यूज दोनों सेम हो जाती हैं। तो इट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड B increases linearly with R. Outside the conductor the magnetic field becomes outside the conductor the magnetic field becomes that of straight conductor and decreases with radius. बाहर से वो स्ट्रेट कंडक्टर वाला मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और साथ साथ रेडियस वो कम होता जाएगा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वो सरफेस की तरफ मूव करेंगे। नोट दैट द एक्सप्रेशंस फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड, ये हमारे पास इनसाइड के लिए, ये आउटसाइड के लिए जो एक्सप्रेशन थे, ये दोनों रिड्यूसेस टू सेम वैल्यू एट द सरफेस। जब वो सरफेस पर पहुंचते हैं तो उनकी वैल्यूज सेम हो जाती हैं, विच इज़ द एट द सरफेस इफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वर दी सेम, यानी अगर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चेंज नहीं हो रही तो उस सूरत में ये सेम हो सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि ये हमारे पास म्यू की वैल्यू और हो सकती है, यहाँ इसके अंदर और हो सकती है, लेकिन अगर ये सेम हो तो उस सूरत में रिजल्ट सेम हो जाता है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। अब उसके बाद हमारे पास जो हिस्सा आता है वो है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू वायर्स। ये हमारे पास बेसिकली डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एम्पेयर्स लॉ की मदद से हम बड़ी आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर इस तरीके से है, इसके करीब ही एक और कंडक्टर पड़ा हुआ है। अब ये दोनों कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, तो लाजमी तौर पे करंट I1 की वजह से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर जो इसके गिर्द सर्कुलर होगा।
अब अगर हम ये कहें कि ये दूसरे के इस तरह करीब हैं कि I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम B1 कह रहे हैं, वो I2 के अंदर करंट कैरिंग वायर को कंसिडर कर लें, तो व्हेन ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, और वो फोर्स हमारे पास होती है F इज इक्वल टू I L, यानी मैं इसको डेल्टा L कह लेता हूं, इंटू B। अब अगर मैं चाहूं कि फोर्स मालूम करना चाहूं इस कंडक्टर के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसकी वजह से इस कंडक्टर के ऊपर जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा I2 डेल्टा L और ये हमारे पास होगा B1। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू I2 डेल्टा L इंटू B1। अब इसमें आप गौर करें कि B1 की वैल्यू क्या आएगी। हम जानते हैं कि B1 असल में करंट I1 की वजह से है और इसकी वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स I1 ओवर 2 पाई और इनके दरमियान डिस्टेंस अगर फर्ज करें कि R के बराबर है तो उस सूरत में 2 पाई R के बराबर होगा। ये स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है एट ए डिस्टेंस R। अब चूंकि हम मालूम करना चाह रहे थे B की वैल्यू F21 की वैल्यू यानी फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो ये हमारे पास आ गया I2 पहले से है डेल्टा L जो इसके लिए लेंथ आएगा I2, तो एक्सप्रेशन और B1 की वैल्यू यहाँ पुट करने की सूरत में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I1 और I2 में ये पहले वाली लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू डेल्टा L। इस एक्सप्रेशन में अगर म्यू नॉट टाइम्स I1 I2 ओवर 2 पाई R वेयर R इज द डिस्टेंस, तो आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगी। यानी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ F21 ओवर डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ओवर 2 पाई R। अब देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इसका और ये इसका करंट यानी इसकी लेंथ की डायरेक्शन भी लाजमी तौर पे हम इसी एक डायरेक्शन में लेंगे, ये L की डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके अल्टीमेटली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो आप इस तरह समझ लें कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में अगर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगी। तो अब लेंथ की डायरेक्शन है अपवर्ड, फोर्स की जो B की डायरेक्शन है इनवर्ड है, तो हमें राइट हैंड रूल से जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो इस कंडक्टर की तरफ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसकी तरफ फोर्स एक्ट करेगी, इसके दूसरे लफ्ज़ों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन अब अगर इन दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो उस सूरत में क्या होता कि जो लेंथ होती वो डिफरेंट हो जाती, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उस सूरत में मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो एक दूसरे की तरफ होगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हों तो उस सूरत में मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली रिपल्शन की फोर्स होगी, यानी वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब करंट इन द सेम डायरेक्शन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट और एम्पेयर्स लॉ की मदद से हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो होप आप लोगों को ये पूरा टॉपिक एम्पेयर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी वक्त मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्दी आंसर दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।